हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर फाइनल अकाउंट की इस क्लास के अंदर मैं आपको बात करूंगा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से संबंधित। तो मेरी जो बातें होंगी वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से संबंधित होगी। तो सबसे पहली बात आती है कि अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। देखिएगा, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट का बंटवारा। अब प्रॉफिट जब आप कमा लोगे तो उसका बंटवारा भी करना पड़ेगा। बंटवारा किसके बीच में होगा? शेयर होल्डर्स के बीच में होगा। और किसके बीच में होगा? सरकार को हम टैक्स दे चुके होंगे तो सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर डिविडेंड के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ये लास्ट टाइम है, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हटा लिया है इनकम टैक्स के अंदर। तो जो भी फाइनेंशियल बजट 2020 का था उस बजट के अंदर ये प्रावधान था कि अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स नहीं लगेगा और इसके बदले में जो इन्वेस्टर है यानी कि जो असेसी है वो अब कंपनी नहीं होगी और बल्कि जिस डिविडेंड जिसके हाथ में जाएगा उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा। तो सेक्शन 115 ओ के अंदर जो एग्जेम्पशन थी रिसिपिएंट के हाथ में डिविडेंड की, तो वो अब डिविडेंड जो है लिस्टेड कंपनी से मिले चाहे अनलिस्टेड कंपनी से मिले वो रिसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। इसीलिए कंपनी अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देगी। लेकिन क्योंकि ये 2020 के अंदर आया और आपके जो एग्ज़ाम है अभी वो नवंबर 2020 के अंदर होने, तो यहाँ पर जो प्रोविजंस हैं उनकी एप्लीकेबिलिटी है नहीं, बट इट इज़ लास्ट अटेम्प्ट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो देखिएगा, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसकी हम बात करेंगे, साथ साथ बताता भी रहूँगा आपको कि क्या होता है वो। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जो बैलेंस बीडी है तो इसके लिए हम एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एग्ज़ाम के अंदर देखिएगा ये चीज़ आज की डेट में पूछी तो नहीं जानी चाहिए क्योंकि फॉर्मेटिंग जो है बदल चुकी है। लेकिन फिर भी ICAI यानी कि सी इंस्टीट्यूट जो है वो इसके सवाल पूछ सकता है। हालांकि उसने अपने स्टडी मटेरियल से भी ये सवाल हटा दिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सेफ साइड जो है आपको ये अकाउंट जो है करा रहा हूँ जिससे कि एग्ज़ाम के अंदर वो सवाल आए तो आप उसको अच्छे से देख सकें और उसको कंप्लीट कर सकें। तो इससे जो है हमें वास्तव में नोट्स टू अकाउंट जो है रिजर्व एंड सरप्लस का उसमें बड़ी हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद जो है हम नोट्स टू अकाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, जो भी पुराना प्रॉफिट होता है पिछले साल का वो बैलेंस बीडी के रूप में जो है अकाउंट में पड़ा होता है, यानी कि जो सरप्लस अकाउंट है, जो पुराना सरप्लस अकाउंट है वो यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद जो भी प्रॉफिट आपने कमाया यानी कि जो साल भर का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आपको इस साल मिला है, जो आपने इस साल के SPL से लिया है, SPL का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया है वो यहाँ पर आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ये सारा जो क्रेडिट है ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे आप कि इसमें से कुछ पैसा आप जो है जनरल रिजर्व के रूप में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि जनरल रिजर्व में कुछ पैसा कंपनी जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करती हैं। उसके बाद अगर कंपनी के डिवेंचर्स रिडेम्पशन के लिए हैं तो डिवेंचर रिडेम्पशन फंड या सिंकिंग फंड के अंदर ये पैसा जो है ट्रांसफ़र करती है कंपनी। अगर कंपनी ने कोई इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी पे कर रखा है तो वो भी इसी अकाउंट के अंदर जो है डेबिट होगा क्योंकि वो ऑलरेडी पे हो रखा होगा। इंटरिम डिविडेंड हमेशा जो है पेड दिया होगा और वो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। इसके बाद जो है परपोज डिविडेंड, जैसे भी मैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 करा रहा था तो उसमें भी सेम ट्रांजेक्शन थी। तो देखिएगा, परपोज डिविडेंड जो है जब भी आप इक्विटी का करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपको प्रेफरेंस को डिविडेंड पहले ही देना पड़ेगा क्योंकि उसके पास प्रेफरेंशियल राइट है, राइट टू रिसीव डिविडेंड। और जब कंपनी बंद होती है तो लिक्विडेशन के टाइम पर उसको अपनी नेट असेट्स में हिस्सा लेने का अधिकार भी इक्विटी शेयर होल्डर से पहले होता है। इसीलिए इस तरीके के जो होल्डर्स होते हैं शेयर्स के उनको प्रेफरेंशियल होल्डर्स बोलते हैं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना पड़ेगा और इन पर जनरली फिक्स रेट से डिविडेंड होता है। तो इक्विटी डिविडेंड देने से पहले आपको ध्यान रखना है कि ये डिविडेंड आपने हमको पे कर देना है। अब उसके बाद जो है मैं बात करूं कि कंपनी जो है अगर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है या बायबैक के लिए जो है उसको ज़रूरत है पैसे की, तो वो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर जो है पैसे को डालती है। या तो बायबैक कर रही है कंपनी इक्विटी शेयर्स का या प्रेफरेंस शेयर्स का, या प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रही है तो उसके लिए। अगर कंपनी को प्रॉफिट इस साल हुआ है लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है उसको लगता है कि किसी साल ना हो और उस समय अगर हमें डिविडेंड देना जरूरी है क्योंकि कंपनियां बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लॉस के केस में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो ऐसे केस में वो अपने पुराने प्रॉफिट को जो है यूज़ कर सकती हैं। तो इसीलिए कंपनियां उसके लिए अलग से फंड बना लेती हैं। तो जिस साल उसको अच्छे प्रॉफिट होते हैं उस प्रॉफिट को जो है वो एक अकाउंट में ट्रांसफर करती हैं जिसको बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड या डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। तो ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है या जो रिजर्व है इसके अंदर की जो पैसा डाल दिया जाता है। तो जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है इसके अंदर जो भी पैसा आप ट्रांसफ़र करेंगे वो भी P&L में से जाएगा। उसके बाद अगर कंपनी ने बोनस इशू के लिए कोई प्रोविज़न किए हैं कि बोनस इशू देना चाहती है तो वो भी आएंगे और जो बाकी पैसा बचेगा वो है नेट प्रॉफिट के रूप में। लेकिन कभी कभी जो है प्रॉफिट के अंदर एम्प्लॉयज़ को भी कोई बोनस देना पड़ता है या उनके प्रोविडेंट फंड में कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ता है, तो कुछ अदर्स एडजस्टमेंट भी जो है इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अदर्स जो है वो भी आपको एग्ज़ाम में मिल सकती है। अब बात आती है कि यहाँ पर जब ये सवाल आता है तो सवाल
क्या इस फॉर्मेट में करना होता है? हाँ, सवाल इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, या वो आपको से नोट्स टू अकाउंट भी पूछ सकता है रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर है 2 जो है पेज नंबर 52 पे। तो आइएगा हम अपनी बुक के ऊपर चलते हैं। तो जो अगर हम अपनी बुक पे चलें तो हमारी बुक के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, आपके साथ साथ आप भी मेरे साथ बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बड़ा भी कर दिया है, और बड़ा करके यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी समझ में भी आएगा। ये देखिए ये, और ये क्वेश्चन अब हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कहता है प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो देखिएगा जो नोट्स टू अकाउंट है वो हमें बनाना है, और नोट्स टू अकाउंट में हमें क्या बनाना है? नोट्स टू अकाउंट के अंदर हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट्स टू अकाउंट बनाना है। आर लिमिटेड हैज़ एन ओपनिंग बैलेंस, आर लिमिटेड हैज़ एन ओपनिंग बैलेंस इन P&L 15 लाख रुपए। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 15 लाख रुपए उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 7,75,000। तो देखिएगा अगर ये जो 7,75,000 का जो प्रॉफिट है ये पुराने प्रॉफिट में जुड़ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर 7,75,000 में से अगर कोई टैक्स नहीं दिया गया है तो वो पहले से माइनस करके आपको अलग कर लेना है, क्योंकि कभी कभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स होते हैं। तो देखिएगा जब आप नीचे पढ़ेंगे एडजस्टमेंट में तो उसमें लिखा भी हुआ है 390 अलग से। तो 775 में से 390 आप माइनस कर दीजिए, वो आपका प्रॉफिट है। क्योंकि अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पैट लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा 775 में से आपको पहले पैट माइनस करना है। ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड डिविडेंड वाज पेड 10% ऑफ द प्रेफरेंशियल कैपिटल ऑफ 7 लाख। तो देखिएगा आधा तो दे चुके हैं वो डिविडेंड, लेकिन देना तो पूरे साल भर का पड़ता है। अगर सारे पे डिविडेंड दोगे तो जो 35,000 आप दे चुके और 35 और देना है, क्योंकि साल भर का बनता है 7 लाख का 10%, दैट इज 70,000। तो आपने पूरा डालना है 70,000, 35 पे कर चुके हो और 35 अभी आपने प्रोवाइड करना है। तो 35 जो अभी आप दिखाओगे वो आपको अदर करंट लायबिलिटीज में भी शो करना है, या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आप उसको शो कर सकते हैं। उसके अलावा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में जो है 25,000 भेजने हैं टू पे द फाइनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल्स, ये लिख भी दिया है। तो बाकी 35 तो पे कर चुके थे, 35 अब पे कर देंगे। तो जो पे हो चुका है वो इंटरिम डिविडेंड है। टू पे 15% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो ध्यान रखिएगा जो डिविडेंड है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, CDT यानी कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो कंपनी को देना पड़ता है। यानी कि जब भी कोई कंपनी लिस्टेड स्पेस के अंदर है वो डिविडेंड बांटती है तो उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है, जिसके बाद जो है शेयर होल्डर के हाथ में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो अल्टीमेटली ये जो टैक्स है ये कंपनी से वसूल कर लिया जाता है। लेकिन आगे चल के ये प्रोविजंस बदल रहे हैं। अब ये जो डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स है वो कंपनियां नहीं वसूल करेंगी और सरकार को जमा करने की जिम्मेदारी अब उनकी खत्म हो गई है। तो अब जो डिविडेंड शेयर होल्डर्स के हाथ में आएगा वो जो डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। हालांकि सब्जेक्टेड टू जो TDS प्रोविजन, जो भी TDS के प्रोविजंस होंगे वो हाँ लगेंगे, अप्लाई होंगे। और ट्रांसफर करना है 20,000 जनरल रिजर्व में, और इसके अलावा सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडेम्पशन फंड के अंदर 40,000 रुपये का अमाउंट भी ट्रांसफर करना है। और ये ध्यान रखनी है कि जो CDT का रेट है यानी कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स रेट है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, उनको दोनों नाम से पुकारा जाता है। तो 15% है, 10% का सरचार्ज और 3% का एजुकेशन सेस है। तो मैं यहाँ आपको डिविडेंड की कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से डिविडेंड को कैलकुलेट करते हैं। तो डिविडेंड हमेशा पेड अप कैपिटल पर कैलकुलेट होता है, ध्यान रखिएगा माय डियर। और उस डिविडेंड के अमाउंट पर जो है टैक्स कैलकुलेट होता है, और वो भी ग्रोस अप करके होता है। तो ये जो 15% जो टैक्स है ये मैं आपको बताऊंगा कैसे लगेगा। पहले हम डिविडेंड निकालेंगे, उसके बाद 10% सरचार्ज निकालेंगे और 3% का सेस निकालेंगे। हालांकि सेस जो है ये बढ़ घट सकते हैं किसी भी साल में, तो जो आपको पेपर में दिए होंगे उसके हिसाब से आप सेस को अप्लाई करेंगे। हालांकि इनकम टैक्स का पेपर नहीं है, इसलिए आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन CDT से संबंधित अगर होगी तो एग्जाम में दी हुई होगी। अब देखिएगा इस सवाल के अंदर हमारे पास था प्रॉफिट 15 लाख रुपए, जो मैंने आपके साथ बात की। 7,75,000 में से जो टैक्स की अमाउंट है वो हमने माइनस कर दी। ये जो माइनस करने के बाद जो फिगर आई दैट इज 3,85,000। अभी हमें प्रेफरेंस डिविडेंड देना है 7 लाख का 10% 6 महीने का 70,000, जिसमें से 35,000 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो और 35,000 आप अपने पे करना है। तो हमने टोटल डाल दिया 35,000 अभी आपकी लायबिलिटी, क्योंकि आपने पे नहीं किया है। डिविडेंड देखिएगा 10 लाख का 15% 1.5 लाख रुपए है। उसके बाद कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिएगा जो डिविडेंड का जो है वैल्यू है 2,20,000, जो दोनों लोगों को आपने डिविडेंड दिया है वो 2,20 है। अब ये जो 2,20 का डिविडेंड है, ये 2,20 का डिविडेंड है, इस पे जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है वो 15% है। तो 15/100 माइनस 15, देखिएगा इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। जितना भी परसेंट डिविडेंड का होगा वो 100 में से माइनस कर देंगे। ये इनकम टैक्स का जो ग्रोस अप वाला प्रिंसिपल है वो अब यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो अभी देखिएगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास 2,20,000 रुपये है हमारे पास,
तो 2,20,000 का आप कैसे निकालेंगे? डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाई 15, दैट इज़ 3883 और इस पर 10% आप CDT 10% सरचार्ज लगाएंगे तो वो हो जाएगा 3883 और ये जब अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3883 प्लस 10% में 883 और ये वैल्यू बनेगी 42706 और इस पर 3% का सेस है तो अगर हम इस पर 3% और लगाएं तो वो निकलेगा 1282 रुपये। तो ये अमाउंट जो बनता है ये बनता है 42706 प्लस 1282, तो अप्रोक्सीमेटली ये अमाउंट जो बनता है ये मेरा थोड़ा सा कम आ रहा है, मैंने नियर कर लिया क्या, 1 मिनट रुक जाओ कैलकुलेशन देखते हैं। ये देखिएगा 220 है, 220 का 15% 38824 हमारा कितना आ रहा था, हमने 3 ले लिया ओके। इसका 10% है तो 3882 ये भी ठीक है। और उसके बाद जो है ये ये 4% हो गया है सेस, जो मैंने 3% लिया है तो 8% अभी 4% है, मैंने 3 से कैलकुलेट किया था तो आप इसको 4 कर लेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आ गई है 44414। तो ये आपने डिविडेंड जो CDT है वो आपने दिखा देना है 8% रेट 4414। उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में 25,000 डालें और जनरल रिजर्व में 20,000 और बाकी सिंकिंग फंड में, और ये पैसा बच गया आपका 15,35,586 रुपये। अब ये तो थी बात यहाँ पर कि किस तरीके से आपने प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोविजन बनाना है, लेकिन अब हमारा पास जो फॉर्मेट है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमें दिखाना होता है। तो आइएगा मैं बताता हूँ कि किस तरीके से रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होगा। तो देखिएगा रिजर्व एंड सरप्लस में आप शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का जो ओपनिंग बैलेंस है, सरप्लस अकाउंट, फिर जो प्रॉफिट आपके पास आया 385, और ये जो आइटम्स जितने भी मैंने डेबिट साइड लिखे थे P&L प्रोविजन के सब आपने माइनस कर देना है। और ये फिगर जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की होगी ये आपने यहाँ डाल देनी है 5535586 राइट। और इसके बाद जो भी फिगर्स थी अब इसमें देखिएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड है ये तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में चला जाएगा, लेकिन इसमें से खाली 35,000 क्योंकि 35,000 वो ऑलरेडी पे हो चुका है। इक्विटी डिविडेंड या तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में शो कर दोगे आप या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में शो करोगे, लेकिन क्योंकि जो है ICI ने AS के अंदर चेंज कर दी है तो अब इसको अदर करंट लायबिलिटीज़ में दिखाना जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। उसके बाद देखिएगा डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स है वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही पार्ट है तो वो वहाँ पर डाल देंगे। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी जो है अदर करंट लायबिलिटीज़ में ही जाएगा। उसके बाद है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ये तो यहीं पे रिजर्व एंड सरप्लस में शिफ्ट कर देंगे इसको। जनरल रिजर्व को जनरल रिजर्व के अंदर जोड़ देंगे, सिंकिंग फंड भी इसी पार्ट में आएगा। तो ये सारे अमाउंट यहाँ जोड़ के जो वैल्यूज़ आएंगी वो रिजर्व एंड सरप्लस की होंगी। ये जो फिगर्स थी ये देखिएगा हमारे पास सरप्लस अकाउंट बचा, इसमें से जो जो ट्रांसफ़र हुए थे 3 चीज़ें थी और बाकी जो ट्रांसफ़र थी वो अदर करंट लायबिलिटीज़ में वो शो कर दी जाएंगी। तो ये मैंने आपको नोट्स टू अकाउंट भी बता दिया कि किस तरीके से बनेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप करिएगा तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर है, जनरल रिजर्व की एंट्री है, प्रोविजन फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड है 11% उसमें पे करना है, इक्विटी डिविडेंड 24% है, फिर ये CDT जैसे मैंने भी आपको सिखाया वैसे ही आपने कैलकुलेट करना है। और ये CDT की कैलकुलेशन है जैसे 4,14,000 15,000 15/85 ये निकल गया। उसके बाद सरचार्ज जोड़ दिया उसमें और उसके बाद 4% का सेस जोड़ दिया 3,222 और ये जो टोटल वैल्यूज़ है ये CDT की कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की आ गई। अभी देखिएगा इस साल तक तो ठीक है, लेकिन अगले साल ये जो CDT वाली एंट्री नहीं हुआ करेगी इसमें, बस ऊपर की जो है एंट्री प्रोविजंस में रहेंगी। तो कंपनी को केवल डिविडेंड देना होगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं देना होगा। इसी तरीके से ये अगर रिजर्व सरप्लस में नोट्स टू अकाउंट दिखाएंगे तो इस तरीके से ये जो आइटम्स इसमें जगह सब माइनस। अब इसमें से देखिएगा जो ये आइटम यहाँ माइनस हुए हैं, जनरल रिजर्व तो रिजर्व एंड सरप्लस में ही रह जाएगा, एक अलग जगह इसको ले जाके ऐड कर देंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड का जो प्रोविजन है इसको या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में या अदर करंट लायबिलिटीज़ में शो करेंगे। इक्विटी डिविडेंड भी प्रपोज्ड है तो अदर करंट लायबिलिटीज़ में या शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को भी उसी तरीके से शो करेंगे। अब देखिएगा इसका मैं दमदार क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूँ और इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या मैं ये कह सकता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले 9 साल के अंदर 3 बार आ चुका है, यानी कि हर तीसरे साल ये सवाल आता है। तो इसलिए इस सवाल को आपने ध्यान से देखना है, इसको हम समझेंगे, अच्छे से करेंगे और उसके बाद जो है आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। 2 क्वेश्चन है इसी तरीके का, एक का सोल्यूशन मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है तो वो तो वहाँ से देख लेंगे, जिसका सोल्यूशन नहीं है वो मैं आपको करा रहा हूँ।
तो देखिएगा यहाँ पे ये है क्वेश्चन नंबर 21। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको पहले ढंग से पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिएगा सबसे पहले इसको अगर हम पढ़ना शुरू करें तो क्या कह रहा था, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ सैमसंग लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। ये क्या कह रहे हैं कि अपना जो प्रोविजंस हैं उससे संबंधित प्रोविजंस हैं कि 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट ईच ईयर शैल बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड। रिजर्व फंड मीन्स द जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व फंड के अंदर पैसा डालेंगे 25%। दैट एन अमाउंट इक्वल टू 10% ऑफ द इक्विटी डिविडेंड शैल बी सेट असाइड फॉर स्टाफ बोनस। कहता है जो भी इक्विटी को डिविडेंड दोगे, इक्विटी को जो डिविडेंड दोगे उसका 10% आपको स्टाफ के बोनस के लिए भी रखना है, जैसे मैंने भी आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। दैट द बैलेंस अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी अप्लाइड। और जो बाकी प्रॉफिट होगा उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इन पेइंग 15% कम्युनिटी प्रेफरेंशियस, जो 15% डिविडेंड है, इन पेइंग 20% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, 20% डिविडेंड देना है, और वो जो बच जाएगा 1/3 बैलेंस अवेलेबल टू एडिशनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियस एंड 2/3 एज एन एडिशनल इक्विटी डिविडेंड। ध्यान से समझिएगा ये क्या कह रहा है कि पहले तो उनका जो भी डिविडेंड बनता है वो दे देंगे प्रेफरेंस का, इक्विटी का, और जो बच जाएगा पैसा उसको भी डिविडेंड के रूप में बांट देंगे। 1/3 तो दे देंगे प्रेफरेंस होल्डर को और फिर दे देंगे इक्विटी का डिविडेंड को। लेकिन देखिएगा यहीं पर एक और जो है लोचा पड़ गया है, और वो लोचा क्या पड़ गया, वो लोचा ये पड़ गया कि जब इक्विटी को जब दूसरा डिविडेंड दोगे तो ये जो 10% डिविडेंड है ये भी अफेक्ट होगा। तो बचे हुए पैसे के अंदर क्या चीज़ भी अफेक्ट होगी, बचे हुए पैसे में एक चीज़ और अफेक्ट हो रही है, वो ये हो रही है कि जब जैसे इक्विटी डिविडेंड जाएगा तो स्टाफ का बोनस भी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब बचे हुए पैसे में 3 हिस्से हो गए, बचे हुए में 3 हिस्से हो गए। इक्विटी का 10%, मान लीजिएगा अगर आप 100 रुपये, आपके पास 90 रुपये हैं, ध्यान रखिएगा बचे हुए, तो 90 रुपये को जब आप बांटेंगे तो ऐसा तो नहीं बांट सकते कि 2/3 60 रुपये इक्विटी को देंगे और 30 रुपये प्रेफरेंस को देंगे, क्योंकि जब आप इस 90 रुपये को बांटेंगे तो इस 60 रुपये में से जो इक्विटी को बांट रहे हो उसमें से किसका हिस्सा भी है, 6 रुपये इसका भी हिस्सा बनेगा, 10% किसका, स्टाफ का। तो अब सीधी सी बात ये, तो इस 90 रुपये में से अगर आप 60 और 30 बांट देंगे तो फिर 6 रुपये कहाँ से लेके आएंगे। तो इसलिए आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि जब जो इसको पैसा दोगे उसके ऊपर इसका पैसा भी बन रहा है, यानी कि इक्विटी का डिविडेंड के साथ साथ स्टाफ का बोनस भी एसोसिएटेड है। तो एक लीनियर इक्वेशन जो है हम बनाएंगे और उससे इसको सोल्व करेंगे, वो मैं बता भी दूंगा आपको कैसे। अब बचा हुआ पैसा कैसे निकलेगा, तो देखिएगा, ए फर्दर कंडीशन वाज इम्पोज्ड बाय द आर्टिकल दैट द बैलेंस कैरी फॉरवर्ड शैल बी इक्वल टू 14% ऑफ प्रेफरेंस शेयर मेकिंग आफ्टर द प्रोविजंस अबव। तो कहता है कि जो कैरी फॉरवर्ड प्रॉफिट करोगे, यानी कि जो सरप्लस अकाउंट का नेट बैलेंस होगा, दैट शैल बी द 14% ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसका 14% पैसा प्रॉफिट रखेंगे, बाकी सारा पैसा आपने बांट देना है। और द कंपनी हैज़ इशूड 12,000 15% कम्युनिटी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। तो देखिएगा 12,000 इंटू 10 आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 10 बोल दिया मैंने, इंटू 15%। तो यह 1,80,000 तो प्रेफरेंस का डिविडेंड बन रहा है पहले वाला ही। और दूसरी की बात यह है कि जो डिविडेंड आप देंगे, जो दूसरा भी जो बचेगा उसमें से भी, और इक्विटी शेयर्स है 75,000 इंटू 10 यानी कि 7.5 लाख रुपए ये है। और इनका जो डिविडेंड है उसका परसेंटेज आपको देखिए दिया हुआ है। तो इक्विटी का जो डिविडेंड है वो 10% है, नहीं सॉरी, इक्विटी का जो डिविडेंड है वो है 20%। तो अभी 7.5 लाख रुपए के ऊपर जो है 20% आपने देना है, तो 7.5 लाख रुपए का 20% जो है इक्विटी डिविडेंड हो जाएगा। तो इक्विटी डिविडेंड की फिगर भी आपके पास आ गई 1,50,000 रुपये। तो ये चीज़ें हमें पता चल गई। तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स हमें पता है, लेकिन एक कैलकुलेशन करके बाकी आइटम डालेंगे। और कहते हैं कि द प्रॉफिट वाज 10 लाख रुपीज़, बैलेंस फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर 1.5 लाख। लेकिन इस साल के 10 लाख के प्रॉफिट में से 37,500 का डेप्रीशिएशन नहीं डाला हुआ और 1,20,000 का टैक्स। तो आपको पता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही लेना होता है मैं अकाउंट में। तो पैट की फिगर आपको पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि 10 लाख रुपये में से क्या माइनस कर दें जिससे पैट की वैल्यू निकल आए। 37,500 का डेप्रीशिएशन माइनस कर दें और देखिएगा 1,20,000 का
आपको टैक्स। तो जो बाकी वैल्यू बची है वो प्रॉफिट है, बाकी तो सब मोहमाया है। 37,500 माइनस 1,20,000, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 8,42,500 है, 8,42,500। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि ये क्या कैलकुलेशन है। तो 8,42,500 है प्रॉफिट हमारा, इस साल का बचा हुआ प्रॉफिट है 1.5 लाख। तो ये जो सारी कैलकुलेशन है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनानी है। तो हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, लेकिन पेपर के अंदर P&L अकाउंट लिखा हुआ है, तो उससे घबराना मत, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। तो एक बार सवाल को पढ़ लीजिएगा, बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। आप एक बार पूरा सवाल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सवाल नहीं पढ़ोगे तो सारा गड़बड़ हो जाना है सारा मामला। डिविडेंड देखिएगा पेड अप शेयर कैपिटल के ऊपर जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो 7.5 लाख की पेड अप शेयर कैपिटल है, उस पर 20% डिविडेंड है, तो 1.5 लाख जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसके ऊपर जो है वो 12 लाख है, और 12 लाख का जो है 15% 1,80,000 डिविडेंड है। ये समझना है आपको सबसे पहले कि डिविडेंड किस पर कैलकुलेट होता है। चले आगे। हाँ जी सर, बढ़िया आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। ये सवाल आपने पढ़ लिया अच्छे से। अब देखिए, ये सवाल था हमारे पास। तो हमारे पास पुराना प्रॉफिट था 1.5 लाख, पुराना प्रॉफिट था 1.5 लाख, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो है 8,42,500। ये भी हम निकाल चुके हैं, ये दोनों बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, हालांकि कॉलम में लिखना है आपने। जनरल रिजर्व है 25% तो करंट ईयर प्रॉफिट, तो करंट ईयर का प्रॉफिट है 8,42,500, तो 8,42,500 का हमने निकाला 25%। ये भी चीज़ हमारे पास आ गई, डन। प्रेफरेंस का डिविडेंड 12 लाख का 15% 180 आ गया, लेकिन अभी उसको दूसरा भी मिलना है बचे हुए में से। 7.5 लाख का 20%, 1.5 लाख ये भी आ गया। स्टाफ बोनस है 1.5 लाख का 10%, जो भी इक्विटी को दोगे उसका 10%, ये भी आ गया। जो कैरी फॉरवर्ड करना है वो 12 लाख का 14%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 14%, 168। तो अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। तो अगर हम इस अकाउंट के अंदर से क्रेडिट साइड से अगर ये सारी डेबिट की साइड की चीज़ें निकाल दें, तो हमारे पास वो सरप्लस आ जाएगा जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर मैं टोटल लगाऊँ तो 1,50,000 प्लस 8,42,500, ये हो गया हमारा 9,92,500। ये देखिएगा टोटल भी नीचे यही होगा, यस यही है। उसमें से 2,10,625 चला गया हमारे जनरल रिजर्व में, राइट। तो 8,42,500 था प्लस 152, तो इसमें से हमारा चला गया 2,10,625 रुपये। बचे हमारे पास 781, 781 में से हमारे 180 चले गया प्रेफरेंस का डिविडेंड। फिर बचा हमारे पास 6,01,000, 1.5 लाख हमने इक्विटी को दे देना है। इक्विटी को डिविडेंड देने के बाद